कार्यक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवा लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ चुके हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। झाबुआ जिला जो है वो शुरू से ही आदिवासी इलाका रहा है। यहाँ पर मूलतः भील और भिलाला आदिवासी जातियाँ रहती है। यही कारण है कि ये जो जिला है यहाँ पर ही आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो भगौरिया है वो भी आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से झाबुआ जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण जिले का किस तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर लोगों को उचित मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम जन कारवा के माध्यम से यहाँ के जन जन के मन की बात जानेंगे और जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट कार्ड लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की इस शपथ को दोहराएं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे कर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की इस शपथ को दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही मूलभूत सुविधाएं सभी को प्रदान करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग पुनः अपना अपना स्थान ले सकते हैं। झाबुआ जिले की अगर हम बात करें तो झाबुआ जिला जो है 3 विधानसभाओं से बना है और यहाँ के तीनों विधानसभाओं में विधायक जो है वो कांग्रेस से आते हैं। तो क्या इस बार के चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा या फिर इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इतने सालों से जो कांग्रेस पर भरोसा करती आ रही है जनता, वो इस बार भी कांग्रेस का दामन थामकर उन पर भरोसा जताएगी या इस बार जनता अपना मन बदलेगी। ये सारी बातें जानने के लिए और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ के लोगों के बीच आ चुके हैं। और हमारे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं आपको मिलाना चाहूंगी। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है दौलत भावसार जी, गोविंद अजनार जी, योगेंद्र नाहर जी और अर्चना राठौर जी। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है सादर फिटविल, जितेंद्र राठौर जी। जयेश से हमारे साथ मौजूद है अनिल कटारा जी और विजय दामोर जी। वहीं आप पार्टी से हमारे साथ मौजूद है देवा मेढ़ा जी। चूंकि जन कारवा जो है वो जनता की आवाज़ सुनने के लिए निकला है, जनता के बीच उनके मुद्दे जानने के लिए निकला है और लोगों को जो परेशानियां हो रही है उन्हें जानने के लिए निकला है। तो ये कार्यक्रम का शुरुआत जो है हम जनता से ही करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के कारण जनता जो है झाबुआ की वो परेशान है या क्या सुविधाएं सौगातें उन्हें मिली है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या सौगातें हैं, ऐसी क्या सुविधाएं जो आम लोगों को यहाँ के विधायकों ने दी है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप आज हमसे चर्चा करना चाहेंगे? मैडम देखिए, झाबुआ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। मैं सबसे पहले आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर आकर्षित करूंगा जो सीधे आदिवासी ट्राइब को, आदिवासी समुदाय को एड्रेस करती है। जब भी कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं तो पत्रकारों का भी सबसे पहला प्रश्न ये रहता है कि पलायन यहाँ का सबसे बड़ा विषय है। लेकिन जनप्रतिनिधि इस बात को कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर अवसर के लिए नगर से लोग महानगरों में जाते हैं, भारत छोड़ के अन्य देशों में जाते हैं, तो पलायन कोई समस्या नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आदिवासियों का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, कहीं और स्ट्रगल फॉर एक्सीलेंस हो सकता है। तो ये गंभीर विषय है जिसको यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी एड्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी संबंध में दूसरा विषय ये है कि धर्मांतरण यहाँ का सबसे बड़ा विषय है जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। आप पिछले 5 सालों का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 100 से अधिक यहाँ पर आंदोलन हुए जिसमें हजारों आदिवासियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई है। लेकिन इस विषय पे न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस मुखर होकर जवाब देती है। यदि एक पार्टी अल्पसंख्यकों का पक्ष लेती है तो भाई बहुसंख्यकों की आवाज़ उठाने के लिए कोई दूसरा आगे क्यों नहीं आता। दूसरा विषय ये है कि जो मिक्स पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, इसमें नल जल योजना का क्रियान्वयन यहाँ पे सबसे बड़ा इस पर प्रश्न लगना चाहिए और प्रश्न उठना चाहिए इनके मैनेजमेंट के ऊपर। पहले नल की लाइनें खोदी जानी चाहिए, बाद में सड़क बननी चाहिए। जबकि सड़कें पूरे नगर में, शहरों में खोद दी गई हैं, सड़कें बना दी गई हैं और उसके बाद में नल जल योजना की जो लाइनें खोदने के कारण पूरी करोड़ों रुपए की जो सड़कें बनी थी उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। क्या इनके अलावा आपके पास और कोई मुद्दे हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहेंगे? मूलभूत सुविधा यहाँ पर देखने को साफ सफाई के मामले में 2 करोड़ 25 लाख के समथिंग नगर पालिका का तालाब के सौंदर्यीकरण का
भुगतान हुआ है, लेकिन अभी तक जैसी की तैसी स्थिति है और प्रशासन का पैसा व्यर्थ किया है। कोई भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप कोई मुद्दा इसमें उठाना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायकों को पानी की सुविधा है, किसानों को खेती करने की। जब हमारे पास में नर्मदा नदी है, जब गुजरात की कछभूज तक पानी जा सकता है, तो झाबुआ जिले के लिए किसानों के लिए पानी अगर मिल जाए तो आराम से सक्षम हो सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं। गुजरात या अन्य राज्यों के जाने की ज़रूरत कम हो सकती है। ये एक बड़ा डैम नहीं दे पाई है भाई सरकार, कोई भी। यहाँ पर हमारी जनता ने सवाल उठाए हैं पलायन, धर्मांतरण सहित अन्य मुद्दों पर। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद है विजय दामोर जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। दामोर साहब, यहाँ पर सवाल उठे हैं कि भावसार साहब यहाँ पर सवाल उठे हैं कि किस तरह से पलायन सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। तो भारतीय जनता पार्टी पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ काम कर रही है? पहली बात तो मैं पलायन शब्दों को ही खारिज कर रहा हूँ। यहाँ पर पलायन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र की अवधि पूरी हो जाने के बाद यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर अन्य क्षेत्रों में धनोपार्जन के लिए जाता है और फिर पुनः वापस आ जाता है। जैसे भगोरे का आपने अभी जिक्र किया था, उस समय आ जाता है, शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है जब वो आ जाता है। इसलिए पलायन ये कहना ही ना अनुचित है इस क्षेत्र के लिए। वो धन कमाने जाता है और धन कमा के वापस आ जाता है। पलायन उसको बोलते हैं जो स्थायी रूप से झाबुआ जिला छोड़ के चले जाए और फिर वापस आए नहीं और वहीं बस जाए। तो फिर लोग इसके लिए सवाल क्यों उठाते हैं, इससे परेशान क्यों हैं? मैं इसीलिए तो उत्तर दे रहा हूँ, इसीलिए तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं इसीलिए उत्तर दे रहा हूँ कि काम हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है पलायन यहाँ के लिए एक बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि दौलत भावसर जी ने जो कहा है कि पलायन नहीं होता है। पहले मैं दौलत भावसर जी से कहना चाहूंगा कि आपका धंधा कौन सा है? आपने 2 माला मकान बनाया, किस आधार पे बना लिया है? हमारे लोगों को यहाँ पर जो भाजपा के जो है ना अध्यक्ष है, जो मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने ठेके जो कंट्रोल पे हैं उनका अनाज बेच खाया, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। और ये लोग कहते हैं वो लोग जा रहे हैं पलायन पे और ये लोग बन रहे हैं, इनके मकान बन रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भावसर जी को पहले सोचना चाहिए कि यहाँ हजारों की तादाद में प्रतिदिन यहाँ से पलायन होकर गुजरात जा रहे हैं, जिसकी आवाज हम कई बार उठा चुके हैं। और दूसरा ये है कि इन लोगों के नाम से फर्जी मास्टर भर के ये लोग रुपया निकाल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरों के खाते में, इनके चहेतों के खाते में पेमेंट डालकर, जिसके प्रूफ हमारे पास। क्या आप इसमें अपनी सहमति रखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पलायन 2 तरह के होता है, एक स्थायी पलायन होता है और एक अस्थायी होता है। तो ये रिकॉर्ड पे है कि स्थायी पलायन भी हुआ है झाबुआ से, जो वापस यहाँ आते ही नहीं है, जो बाहर जाके बस जाते हैं वो वापस झाबुआ नहीं आते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या पे भी उसका फर्क तो पड़ता है। जैसे भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के सिर पे टोपी बदलने का काम कर रहे हैं और सच दोनों नहीं बोलना चाहते हैं। आज प्रदेश और जिले के आदिवासी समाज के लिए जीने का संघर्ष हो चुका है। सरकारें पलायन के ऊपर अलग अलग परिभाषाएं देती है, लेकिन सच नहीं बोलना चाहती है। आज यहाँ किसी के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, तो फिर व्यक्ति करेगा क्या? उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है। बिल्कुल, रोजगार नहीं है, इसके कारण लोग जो है पलायन करते हैं। क्या आप इससे अपनी सहमति नहीं रखेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो आदिवासी है वो आज से मजदूरी पे नहीं जा रहे हैं। वो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी मजदूरी पे जाते थे और आज भी जाते हैं, लेकिन अच्छा पैसा अर्जित करने के लिए वो जा रहे हैं। भूखमरी या गरीबी का कारण नहीं जा रहे हैं, गरीबी के कारण नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि हम अच्छा पैसा, अच्छे मकान कैसे बना ले, हम अच्छे सक्षम कैसे हो जाएं, इसके लिए वो मजदूरी पे जा रहे हैं। युवा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, इसके कारण क्या यहाँ पर पलायन जो है वो आए दिन बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग दर बदर भटकने को मजबूर है। पीएचडी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज है ही नहीं, कोई रोजगार भी नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास रोजगार है। अगर रोजगार होता तो लोग क्यों जाते बाहर? अभी भेड़ बकरियों की तरह बच्चों में वगैरह भर के जाते हैं लोग, ऐसे थोड़ी कैसा धन कमाने जाते हैं भाई? उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो जाते हैं बाहर पलायन। यहाँ पर बेरोजगारी के साथ साथ और भी कुछ लोग हम लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे।
नमस्कार सभी को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दौलत भावसार जी ने कहा कि बेरोजगारी पलायन एक मुद्दा ही नहीं है, जबकि इनके ही मुखिया माननीय मामा जी ने कहा कि पलायन और बेरोजगारी को कम करने के लिए हम योजनाएं लागू करेंगे। उन्होंने खुद के भाषण में कहा, और ये एक दोगली नीति बता रहे। इससे पता चलता है कि बीजेपी दोगली है, क्योंकि दो मुंह बात कर रही है। माननीय मामा जी बोल रहे कि हम बेरोजगार और पलायन कम करने के लिए हम योजना लागू करेंगे, और यहाँ पे जो नेता लोग हैं जैसे दौलत भावसार जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पलायन जैसा मुद्दा ही नहीं है, जबकि वास्तव में भयंकर मुद्दा पलायन। दौलत जी, भाजपा को दो मुखी कहा जा रहा है कि दोगली है भाजपा। सारे आरोप गलत है। 60 साल से बात कर लेने दो, फिर नहीं तो हम चिल्लाना चालू करेंगे। 60 साल हो गए कांग्रेस के इस जिले में। जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस शासन काल में हजारों लोग, आदिवासी, मजदूर, किसान, नौजवान पलायन, ये कहते हैं पलायन, तो पलायन करके जाते थे। अब इनको पूछो कि तुम्हारे बच्चों को तुम बाहर पढ़ने क्यों भेजते हो, वो भी पलायन की श्रेणी में आ जाएगा फिर। बिल्कुल। कांग्रेस की पार्टी आज आरोप लगा रहे हैं पलायन का। 20 साल हो गए इनकी सरकार को। कौन सी ऐसी योजना बनाई इस आदिवासी बाहुल्य जिले में? एक कारखाना लगा देते, एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, एक स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। और कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ का आदिवासी आज कलेक्टर है, एसपी है, जज है, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। ये कांग्रेस की देन है। और आज जो हॉस्टल बना है वो सब कांग्रेस ने बनाया है। एक समय था जब झाबुआ जिले का आदिवासी, जब बारिश होती थी तो छतरी की जगह एक साग का पत्ता आता था, लकड़ी डाल के आता था, लंगोटी पहनता था। कांग्रेस के शासनकाल में आज यहाँ का आदिवासी अधिकारी बना है, और ये बात करते हैं देश को बेच खाए। कांग्रेस ने संसाधन बनाए। स्वास्थ्य का मुद्दा भी हमारे सामने आया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं आप लोगों को झाबुआ में सही रूप से मिल रही है? क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर आपको सही रूप से मिल रही है? स्वास्थ्य की सुविधाएं हमको यहाँ पर पूर्ण रूप से मिल रही है, पर कुछ कमी उसमें आती है हमें। जैसे कि अगर आज कोरोना का समय था, एम्बुलेंस आना है तो टाइम पे नहीं आ रही है, व्यक्ति उसमें रह के मर रहा है। इस प्रकार की समस्या स्वास्थ्य की तरफ से आती है। स्वास्थ्य सुविधा की बात कही तो झाबुआ पास में ही है, लेकिन सरकार बजट कहीं देती है, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ बड़ी बीमारी गंभीर हो तो दाहोद के पास गुजरात है, वहाँ जाना पड़ता है। हर बड़ी बीमारी के लिए यहाँ रेफ़र किया जाता है तो गुजरात या बड़ौदा तक जाना पड़ता है। तो ये जब यहाँ के कोई बड़े विधायक नहीं कर पाए आज तक, ना कांग्रेस ने कर पाई ना बीजेपी कर पाई कि बड़ा अस्पताल खोलो या मेडिकल खोलो, ताकि कम से कम यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। बिल्कुल। स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कई सारे अस्पताल खुलाए गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? लोगों को कांग्रेस ये यहाँ से रेफर क्यों कर रही है? कांग्रेस इस बारे में क्या जवाब देगा? मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का ऑडियो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है, साफ मुझे कह रहा है कि अस्पताल के अंदर जो दवाइयाँ बंटती है, जो बिना बिल के वहाँ दवाइयाँ देते नहीं, खरीदते नहीं, और बिल लगा के रुपये निकाल लेते हैं। और उसमें वो मुझे कह रहा है कि तू चुप रहे, मुझे गोली मार दे, लेकिन इनको परेशान मत कर, दवाइयाँ भले हम नहीं दें लेकिन आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? अगर अस्पताल सही है तो लोगों को बाहर रेफर क्यों किया जाए? 20 साल से भाजपा सरकार में है, इन लोगों ने आज तक कोई ना अस्पताल बनाया है नया, ना कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं करी हैं। जो डॉक्टर है वो आराम फरमा रहे हैं। पूरा की पूरा जो भाजपा के जो नेता है उनका संरक्षण मिला हुआ है सप्लायरों को, पूरा सप्लाई करा हुआ है यहाँ पे इनका। वो पूरा दाहोद के जो प्राइवेट अस्पताल है उससे इनकी सेटिंग इन लोगों का पूरा काम वही होता है, हर चीज़ पे रेफर 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 और कुछ नहीं। यहाँ पर सवाल उठा है भाजपा की तरफ कि क्या अगर ऐसी हालत है तो रेफर क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों की सेटिंग है बाहर के लोगों के साथ और यहाँ से आप लोग मरीजों को बाहर भेजकर उससे कमाई करते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, मैं सबसे पहले कांग्रेस मित्र जो बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी परंपरा रही सेटिंग की, तो इनको हर जगह सेटिंग नज़र आता है। जो आदमी अपने से खर्च करके अच्छा प्राइवेट में इलाज चाहता है, जो आदमी अपने से थोड़ा खर्चा कर सकता है, वहन कर सकता है, वो आगे चले जाता है। बाकी अस्पताल में पहले से आज हर सुविधा, ऑक्सीजन उपलब्ध है, यहाँ इमरजेंसी उपलब्ध है, अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा, डॉक्टर पूरे हैं उपलब्ध, 24 घंटे दवा मिलती है। फिर लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? बाहर तो लोग ऐसा है कि अपनी चॉइस है, वो प्राइवेट में चाहता है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ बात करना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं
स्वास्थ्य को लेके जो बहस चल रही है, तो वास्तविकता देखी जाए तो यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं है। गरीबों का शोषण हो रहा है, यहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है। यहाँ से अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में भेजे जाते हैं। 2-4 दिन पहले की बात है, मैं थानला रहता हूँ, थानला विधानसभा की बात है, मैं खुद वहाँ गया हॉस्पिटल में, मैंने वीडियो वगैरह बनाया था। अधिकतर वहाँ के डॉक्टर भी प्राइवेट मेडिसिन की दवाएँ लिखते हैं, वहाँ लेबोरेटरी है वो भी बाहर की लिखते हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। प्राइवेट लेबोरेटरी और मेडिसिन वालों से सांठगांठ करके एक धंधा चलाया जा रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे जैसे कांग्रेस के जो नेता है उनका प्राइवेट अस्पताल है, डॉक्टरों से सांठगांठ है, वो उनके व्यक्तियों को वहाँ ले जाते हैं। और रही बात बीजेपी वालों की प्रेशर की वजह से जो सरकारी डॉक्टर है वो सही इलाज नहीं कर रहे, और क्या इनकी कमीशन खोरी जाती है, इसी कारण से जो दवाइयाँ वो निजी अस्पतालों के लिखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मिली जनता भी कुछ कहना चाह रही है, आप क्या कहेंगे? मैडम, जैसे कि यहाँ पे दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जैस के भी प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, और जैसा कि झाबुआ जिले में 85% आबादी आदिवासी समुदाय की, लेकिन 15% यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं। यहाँ पे दो बड़ी समस्या है जो सामान्य वर्ग के लोगों की है। 165 ख के अंतर्गत जो मंजूरी होती है, यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति कोई दूसरे सामान्य वर्ग के व्यक्ति से जमीन खरीदता है, बार बार उसे 165 ख के अंतर्गत मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है, लोग प्रताड़ित होते हैं। इसी के साथ में एट्रोसिटी एक्ट उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे कोई मेजोरिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटीज कर रही हो। पाकिस्तान में हिंदू पे एट्रोसिटीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब मेजोरिटी पॉपुलेशन खुद ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस एट्रोसिटी एक्ट की आखिर क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, एट्रोसिटी एक्ट की क्या आवश्यकता है, इस बारे में जो सवाल उठ रहा है उस मुद्दे पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 85% जो लोग हैं वो ट्राइबल्स के हैं, और उसके अलावा नॉन ट्राइबल्स जो है वो 15% है। उसके बावजूद यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट लागू है। एट्रोसिटी एक्ट कांग्रेस के ज़माने से लागू है, आज से नहीं है। उस समय का कानून है ये, और उसमें हमारी सरकार ने तो बहुत संशोधन करे हैं। दूसरी बात ये अस्पताल की बता रहे हैं, आज झाबुआ जिला अस्पताल आप जाके देखना आपकी टीम के साथ, 1 नंबर बेहतरीन व्यवस्थाओं का सुसज्जित अस्पताल है, सारी दुविधा हो गई। और जो वहाँ पर व्यवस्था है, दवाई सब फ्री है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। और जो ये कह रहे हैं कि मरीज बाहर जाते हैं, आपको बता दूं भविष्य में ये मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, शिवराज जी वादा कर गए हैं, पर इनके जो नेता हैं प्रदेश के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया, वो और उनके पिताजी जो यहाँ के विधायक है, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका वरदान हॉस्पिटल ठप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के सब क्या कहेंगे? भावसार जी ने जैसे पहले कहा पलायन कोई मुद्दा नहीं है, तो इनके भूतपूर्व विधायक साहब ने भी पहले बोला था लोग शौक से पलायन जाते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है ये तो सामने दिख रहा है। और अभी इन्होंने कहा है कि सर्व सुविधा युक्त थांदला में हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी सुविधा। मैं आपको थांदला की जनता की ओर से बताना चाहता हूँ, पिछले 7-8 महीने से डॉक्टर कमलेश परस्ते जो बच्चों के डॉक्टर थे, उनका ट्रांसफर हो गया, वो यहाँ से चले गए। तो आज भी उस असुविधा की वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक उपचार मिलता नहीं है। वो लोग दाहोद जाते हैं, दाहोद ट्रीटमेंट करवा जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। इसी के साथ एक और मुद्दा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है, वो है धर्मांतरण का। धर्मांतरण झाबुआ जिले में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हर साल करीब हजारों में जो लोग हैं आदिवासी हैं वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों द्वारा कभी इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई? धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण होता ही नहीं। धर्मांतर यह आदिवासी जिला है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मांतरण क्यों लड़वा रहे हो? नहीं, धर्मांतरण का ये मुद्दा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है। आप यहाँ पर विकास की बात करिए और भ्रष्टाचार की बात करिए, इस पर धर्मांतरण का मुद्दा। ये भारतीय जनता पार्टी ये धर्मांतरण के मुद्दे के ऊपर राजनीति करती है। धर्म के नाम पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार धर्मांतरण को एक मुद्दे की तरह उछालती है और आम जनता का ध्यान उसके ऊपर भटकता है। लेकिन अगर धर्मांतरण की बात करें तो सरकार सरकारी रूप से अपने वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सामूहिक धर्मांतरण कर रही है। जनप्रतिनिधि नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है। हम आम आदमी से ही जान लेते कि क्या यहाँ पर धर्मांतरण एक मुद्दा है, क्या यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण वाली कोई सिस्टम है। जैसे आपने जिस संविधान के अनुसार माना जा रहा है कि जाति धर्म और वो चीजें हैं वो अलग है, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की बातें हैं, बस धर्म के नाम के भटकाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर
धर्मांतरण एक मुद्दा है? मैडम, यदि अगर क्षेत्र में 6 महीने के अंदर अंदर अगर 50 से ज्यादा लोगों पर उस अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर हुई है तो क्या वो मुद्दा कैसे नहीं है? आप उसको प्रूव कीजिए ना। बिल्कुल। आप क्या आपने इसने इन्होंने आम पब्लिक है, उन्होंने भी कहा कि धर्मांतरण मुद्दा है। धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रिबल आदिवासी क्षेत्र है, इसी वजह से, क्योंकि 80% आदिवासी है, तो उनके हक और अधिकार की बात होती है। कहीं ना कहीं इन मुद्दों से बिल्कुल। तो धर्मांतरण के बाद और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। दौलत जी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने बताया कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ शोषण हो रहा है, तो यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं तीनों, यहाँ पर अधिकारी सब अनुसूचित जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, सारे अधिकारी वो हैं। और सारे अधिकारी यदि वो योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? इनके समाज के लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी नहीं कर रहे। भाई उनको रोकना चाहिए ना। धर्मांतरण के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी असुविधा है, वो है पानी की। यहाँ पर नर्मदा का जो जल है वो कई सारे लोगों के पास नल जल योजना होने के बावजूद यहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम आम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को नल जल की सुविधाएं मिल रही है? क्या आप लोगों को सुविधा मिल रही है नल जल की? मैडम कोई सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तो केवल कागजे की पूर्ति कर रहे हैं मैडम, ये कुछ नहीं है अभी। केवल ना जहाँ नल जल योजना कर रहे हैं उस गांव में पाइप जरूर डाले हैं, पर पानी की कोई सुविधा है नहीं। पानी कहाँ से लाएंगे ये कोई उनके पास प्लान नहीं है, बस केवल पैसा खर्च किया जा रहा है शासन का। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आप लोगों को सुविधा मिल रही है? कि बीजेपी खाली धर्म का नाम पे वोट मांगती है और कोई यहाँ धर्म कोई बात नहीं है, खाली अपना अपने जगह। क्या यहाँ पानी की सुविधा मिल रही है? सुविधा नल पाइप गाड़ दी है, नल अभी कोई बहुत से घर में कोई नल भी नहीं है, खाली इनका। कांग्रेस के और लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या यहाँ पे, और बीजेपी अपना जो बोला बाल बोल रही है माही परियोजना। आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर पानी मिल रहा है, हाँ या ना? पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव में लोग जो नदी रहती है उसमें छोटे छोटे खोदरे बना के पानी पीने का लाते हैं, बाकी नल जल योजना फेल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नल जल योजना फेल है? नल जल के लिए पानी मिल रहा है? करप्शन के ऊपर नल जल योजना है, पूरा पैसा कमीशन पे चलता है। ये सरकार जो है 50% कमीशन की सरकार है। ये इन्होंने पूरा जो बनाया नल जल योजना पूरा फर्जीवाड़ा करा है। नल जल योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। एक भी कोई पंचायत ये बता दे जहाँ नल जल योजना से पानी अभी तक सप्लाई हुआ है। देखो, जल जीवन मिशन के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार कर रहा है, नल जल योजना के जो करोड़ों अरबों रुपए के झाबुआ जिले में भ्रष्टाचार कर पानी वानी की जो सुविधा इन्होंने कई करोड़ों रुपए का ला रखा है, सब फर्जीवाड़ा कर रखा है। यहाँ पे कोई पानी आप लोगों ने टंकियां जरूर बना दी है पानी के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। पानी लोगों के घर घर तक अभी भी नहीं पहुंच। मेरी बात सुनिए, ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर में नल लग चुका है और जल भी शीघ्र ही पहुंचेगा। कब सर, कब? कितने सालों से यहाँ का काम? 2024 में हर घर में नल होगा मध्य प्रदेश में। आप क्या कहेंगे? इतने सालों से अगर ये काम यहाँ पर चल रहा था, उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कुछ अच्छा काम होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। आज टंकियां बन गई है, घर घर नल लगाने के लिए पाइप बिछ गए हैं, लेकिन उनको पानी, और यही लोग पानी पिएंगे, लेकिन इनको विरोध करना है तो करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कितने साल पहले ये टंकियां बना दी गई थी? कितने साल पहले ये काम शुरू कर दिया? प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत ये टंकियां बन रही है। कितने सालों पहले बना दी गई थी? अभी 2 साल हुए हैं सर। 2 साल के बाद आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जल स्रोतों के माध्यम से टंकियों में पानी भरा जाएगा, नल लग गए हैं और प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर 2 साल पहले टंकियां लग गई थी, 2 साल बाद भी लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर किस तरह की सुविधा ये दी जा रही है? देखिए, सुविधा की जहाँ तक बात है, कोई भी काम होने में समय लगता है, किसी भी कार्य को होने में समय लगता है, और शासन अपनी तरह से पूरा कार्य कर रहा है। सब जगह नलों की फिटिंग हो रही है, घर घर लोगों के पानी पहुंच रहा है, और जो नहीं पहुंच रहा वही लोग शिकायत। और भी कुछ लोग इस बारे में हमसे कहना चाहेंगे। जो ये शहर की जो बात कर रहे हैं, 45 करोड़ की जो योजना है, किंतु झाबुआ में फिटकरी के लिए पैसा नहीं है, और आज ये नल जल योजना फेल हो गई है। नहीं 44 नल जल योजना फेल हो गई है। और भी कुछ लोग हमसे यहाँ कहना चाह रहे हैं, आम लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा यूँ कहना है कि दोनों पार्टियों से
ऑनलाइन सेंटर जो इंदौर और भोपाल है, झाबुआ जिले को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सख्त ज़रूरत है और लॉ कॉलेज और कृषि कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल आया है कि लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बहुत समय से यहाँ पर मांग चल रही है, बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या कोई इससे अपनी सहमति यहाँ पर रखता है? मैम, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जो चोर मचाए शोर वाली स्थिति बना रहे हैं, इनसे दोनों से मेरा सवाल है, 75 साल में इन्होंने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, या यहाँ पानी की कौन सी ऐसी सुविधा बनाई, या फिर पलायन रोकने के लिए कौन से ऐसा मुद्दा बनाया, या स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने कौन सा मुद्दा कराया? बस इस बातों पे। और एक बहुत मेन मुद्दा आपको बताता हूँ, यहाँ पे शराब। मैम, यहाँ जिले में बहुत सारी समस्याएं। क्या यहाँ पर कॉलेज मिल रहे हैं? क्या शिक्षा की उचित व्यवस्था है? नहीं, मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ साहूकारी प्रथा अवैध रूप से चल। क्या लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉलेज मिल रहे हैं या शिक्षा की उचित सुविधाएं नहीं मिल रही है? मैम, हमारे यहाँ जो ट्राइबल जो एरिया में जो LLB थी, उनकी जो बीजेपी की सरकार आने के बाद बंद कर दी, ताकि यहाँ के लोग जो कानून की शिक्षा नहीं कर पाए, मतलब करके बंद कर दी। अभी मांग हमारी चल रही, जब हमारी सरकार आई थी तो बोला था कि आ गए थे कर्मचारी लोग, फिर उनकी सरकार गिर गई हमारी, तो उनकी सरकार आने पे वापस ठप कर। सर भावसार जी, आप दावे कर रहे हैं कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग के कॉलेज बनाए, लेकिन पीछे से सवाल आया है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ पर जो कॉलेज थे वो भी बंद करा दिए गए और उसके बाद कोई नया कॉलेज भी नहीं खुला। ये गलत आरोप है। कमलनाथ की सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया था, शिवराज मामा आए, उन्होंने आदेश दिया और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्ट टाइम के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और हमने भाभरा से लगाकर बेगनगर, झाबुआ, थानला सब दूर कॉलेज बनाए। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या यहाँ पर कॉलेज है? और अगर कॉलेज है तो लोग इतने सवाल क्यों उठा रहे कि यहाँ शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं है? यहाँ पे लॉ कॉलेज नया बन रहा है, नया गर्ल्स कॉलेज अभी नई बिल्डिंग बनी है, अभी लोकार्पण हुआ है उसका। तो जो था उसे बंद क्यों कराया गया? कॉलेज कोई भी बंद नहीं हुआ, सारे संचालित है। गवर्नमेंट PG कॉलेज संचालित है, नया आदर्श मॉडल कॉलेज खुला हुआ है, सरकार सारी सुविधाएं अपने स्तर पर दे रही है। देखिए, मेरे मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि पहले केवल झाबुआ और अलीराजपुर जिले में 2 कॉलेज थे, झाबुआ और अलीराजपुर। आज हमारे झाबुआ जिले के सभी तहसील स्तर पर कॉलेज हैं। ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारी भारतीय कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि दावे लग रहे हैं कि बंद करा दिए गए हैं कॉलेज, क्या सही में कॉलेज जो चल रहे थे उन्हें बंद कराया गया है और नए कॉलेज की क्या स्थिति है? नए कॉलेजों की अभी फिलहाल में बिल्डिंग नहीं बनी और पिछले जो बीजेपी के कार्यकाल में जो लॉ कॉलेज था उसको बंद करा दिया गया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हो सकता है सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी के बच्चे पढ़े लिखे और उनसे सवाल जवाब करें। सरकार डरती है कि आदिवासी के बच्चे पढ़ लिख गए तो हो सकता है शायद वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। किसानों का बड़ा मुद्दा है कपास के बीजों के बारे में। यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा जो है वो है शराब तस्करी का। झाबुआ जो है, यहाँ से बड़ी मात्रा में शराब तस्करी की जाती है और यहाँ से तस्करी करने के बाद गुजरात भेजा जाता है। ऐसा कहते हैं कि गुजरात ड्राई स्टेट है, तो गुजरात में जो तस्करी की जाती है शराब की वो झाबुआ से की जाती है, क्योंकि झाबुआ के बाद गुजरात लगता है। क्या आप लोग, आम जनता, इस बारे में कुछ कहेगी? क्या ये सही बात है? सही बात है। यहाँ पर आए दिन केस देख ही रहे हैं, दारू की सप्लाई होती रहती है, पुलिस प्रशासन सब। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। शराब के कारण यहाँ का कम से कम 60-70% लोगों को परिवार बिल्कुल गर्द में चला गया। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमसे इस बारे में कहना चाह रहे हैं। शराब के मामले में मैं आपसे झाबुआ जिले के मामले में ये बताऊंगा कि शराब इस जिले की, हम आम जनता हैं सर, शराब इस जिले की आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। इस जिले के पास में गुजरात प्रदेश है। क्या यहाँ पर शराब तस्करी की समस्या है या नहीं? उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये तस्करी जो हो रही है वो तस्करी को कभी रोकने का कार्य नहीं किया गया? यहाँ से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी की जाती है। ऐसा है, 60 साल से कांग्रेस के बड़े बड़े शराब माफियाओं ने शराब को यहाँ से सप्लाई करी और आज चैनल के साथ बोल रहा हूँ मैं, आज बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के यहाँ छापे डल जाए तो ढेरों मोडुडिया में छापा डल जाए तो ट्रकों बंद माल निकलेगा। ये भाजपा का जिला अध्यक्ष का भाई स्वयं रोजाना
कम से कम 5 से 7 गाड़ियां रोजाना रात को 2 बजे 3 बजे दारू की दुकानें खुलवा के और दारू गुजरात की ओर ले जा रहे हैं, सभी को मालूम है। और भी कुछ लोग इस बारे में कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैडम ये बोल रहे हैं ना, बीजेपी शासन है, अभी आप जाके देख लो पेट्रोल में है ना, पेट्रोल की जनसंख्या 5000 पेट्रोल की जनसंख्या है ना, वहाँ दारू का ठेके की जो सरकारी रेट कितना है मालूम, 300 करोड़ रुपए का है वो, है ना, लीगली इनके आंकड़े हैं सरकार के, 300 करोड़ में वो उन्होंने बेचा ठेका। आप क्या कहना चाहेंगे? झाबुआ जिले का ऐसा एक गांव नहीं है जहां गांव में अवैध अंग्रेजी शराब नहीं बिक रही, एक गांव नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। पूरे भाजपा के जितने भी नेता लोग हैं वो सारे इस धंधे में इन्वॉल्व है और ब्लैक कारोबार जितना भी। क्या आप सहमति रखते हैं? पूरा जिला शराब की गिरफ्त में है। भाजपा के जितने भी दलाल लोग हैं, इन लोगों ने पूरे जिले को, आदि जिले को पूरा शराबी बना दिया है। भाजपा सरकार में अवैध शराब सबसे ज्यादा होती है और हर गांव में बांटते शराबी है, अवैध शराब का तस्करी करते हैं। क्या इसके बाद भी भाजपा कहेगी कि यहाँ पर शराब की अवैध तस्करी जो है वो नहीं की जा रही है? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे 4 से 5 गाड़ियां रोज भाजपा का जिलाध्यक्ष भाई निकालता है, इनकी ड्यूटी है, ये क्यों नहीं रोकते? वहाँ प्रशासन को बुला के गाड़ियों को वहीं खड़े कर क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? ये खुद इनके घर टूटे हुए हैं, कांग्रेसियों के बहुत सारों के, शराब के वालों के घर तोड़े हैं सरकारों ने, इतने फर्जी केस निकले हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये ज्ञापन आज हम लोगों ने झाबुआ कलेक्टर को दिया है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। आप देखिए, इसमें आप खुद देखिए, इसमें हमने लिखा है कि जिले के हर गांव में एक अवैध शराब की दुकान है, कार्रवाई क्यों नहीं करे? ये बोलते हैं कि आप क्यों नहीं की गई कार्रवाई? अगर ऐसा मुद्दा था तो कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? मैडम, कार्रवाई हो रही है, निरंतर हो रही है और इसमें अधिकांश कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व है और कांग्रेस के लोगों ने गांव-गांव, झोपड़े खोपड़े शराब पहुंचाई है। इस मुद्दे पे कांग्रेस भाजपा के सर पे टोपी पहना रही है और भाजपा कांग्रेस के सर पे टोपी पहना रही है। एक नया मुद्दा हमारे सामने आया था, हम उस बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे की बात कर रहे थे? यहाँ पर किसानों का भी पानी चालू हो चुका है और खाद बीज इतना दुनिया भर का भाव है, 3 गुना भाव दे रहे हैं। सोसाइटी में खाद भी नहीं मिल रहा और कपास का भाव, अनाज, सोयाबीन का 3 गुना भाव चल रहे हैं। बीजों का भाव दुनिया चल रहे हैं। मैडम, यहाँ कि एक यूरिया खाद की बोरी पे एक बोतल 250 रुपये में जबरदस्ती दी जा रही है। यहाँ राणापुर में अभी कलेक्टर को भी शिकायत करी कल हमारे जिला अध्यक्ष ने, कल कार्रवाई हुई, वापस फिर से एक बोरी के पीछे एक बोतल जबरदस्ती बोतल दी जा रही है। और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, खाद के लिए इतने परेशान किसान और अभी गोदाम पे इतनी सारी भीड़ लगी है, लोग धूप से बचने के लिए चप्पलों की लाइन लगा रहे, फिर भी खाद नहीं मिला। जो डीएपी की बोरी 1200 में मिलती थी, 1500-1600 में मिलती है और कपास का इतना भाव बढ़ गया है, जो डीसीएस करके कपास आता है वो 450 ग्राम का कपास का भाव बढ़ गया है और यहाँ पर खाद का भी भाव बढ़ गया है। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात करूंगा मैं, क्योंकि अभी मार्केट में कपास का रेट 500 से 800 चल रहा है, पर व्यापारी लोग उसको 2000 से 3000 दे रहे और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि नेता लोग मुंह धर के बैठे, क्योंकि उनको कमीशन जा रहा। उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मिली चाल है, क्योंकि यहाँ पे आप सब देख रहे हो और हमारे गाँव के लोग सभी जा रहे देख रहे वहाँ पे, क्योंकि 500 और 800 के भाव को 2000-4000 में दे रहे हैं और सभी। क्या आप लोग इस चीज से सहमति रखते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब नेता ये भी है, इनका भी दायित्व बनता है, कि रोका जाना चाहिए। इनका कांग्रेस बीजेपी का दायित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी दायित्व है कि इसको रोका जाए। हमने लिखित में दे रखा मैम, हमने इसके बारे में लिखित में आवेदन भी दे रखा। इनको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस वाले कमीशन लेते हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। कपास का भाव बढ़ा रही है। विषय थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूँ, आप देखिए। नहीं सर, पहले जवाब दीजिए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर खाद का रेट इतना क्यों बढ़ा है, कपास का रेट इतना क्यों? सोसाइटियों पे पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, किसानों को कोई तकलीफ नहीं है और वो ले जाए। मात्रा में खाद उपलब्ध जरूर है, लेकिन उसका रेट बढ़ा हुआ है, ये समस्या। सोसाइटी के रेट से मिल रहा है 266 रुपए में प्रत्येक सोसाइटी पे खाद मिल रहा है और जिसको अगर खाद नहीं मिल रहा है वो हर सोसाइटी पे जाकर संपर्क करे। खाद सभी सोसाइटियों पे पर्याप्त मात्रा में है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर जो और भी समस्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। आम लोगों से पूछेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, आप किस समस्या को लेकर आए? मैं कर्मचारी संगठन से बिलोंग करता हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। कर्मचारियों की जो
कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं मैं आपकी चैनल के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम है वो अनुकंपा नियुक्ति की है। जब शासकीय कर्मचारी की डेथ हो जाती है 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं। की बात करिए सर, क्या मुद्दा है? हाँ, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। दूसरी प्रमोशन की बात है, 30-30, 35 साल हो चुके हैं, उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो पेंशनर हैं उनके डीए बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं, उनको डीए। शिक्षा की बात करें तो यहाँ हॉस्टलें खुली शिक्षा नहीं, अभी कर्मचारी की बात चल रही है कि यहाँ पर कर्मचारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की जो लंबित मांगे हैं वो आज भी पूरी नहीं है। इसी का हमें थोड़े टाइम पहले देखने को मिला था जब महाविद्यालय के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। मामा शिवराज सिंह चौहान ने सारे शिक्षकों को और कर्मचारियों को जितने लाभ देना चाहिए निरंतर दे रही है, आगे भी देगी। आप क्या कहेंगे? आखिरी जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कर्मचारी, व्यापारी, युवा, बेरोजगार सब परेशान है। आप देखिए नित्य ज्ञापन के माध्यम से नित्य कर्मचारी। आप क्या कहेंगे? आखिरी जवाब है आपके पास। भाजपा शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है हर विभाग में। आरएस विभाग में देखो, नल जल योजना में देखो, तो आज गांव वाले को ऐसी समस्या है, गांव वाले खड्डा खोद के पानी पी रहे हैं। ये घोटाले की सरकार है, कभी अपंग घोटाला होता है, कभी नल जल घोटाला होता है, कभी वादे करते बस खोखले वाले। हमने देखा कि यहाँ पर जो चौपाल सजी थी इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। झाबुआ के लोकल मुद्दों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ पर आम जनता ने अपने सवाल रखे, जवाब हमें जनप्रतिनिधियों ने दिए, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ के जन के मन की बात जानी। अब आगे आने वाले चुनाव हमें बताएंगे कि किस दिशा में झाबुआ की सरकार जो है वो करवट लेती है। आप लोग तब तक बने रहिए IBC 24 के साथ। कल आप लोगों से मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ की चौपाल में।